नाजरीन, आपने आजकल अपनी स्क्रीनों पे हमारे मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े स्पीचेस देते हुए और उनके साथ वीवीआईपी वेलकम देते और रिसीव करते आपने मीडिया स्क्रीन पे बहुत देखा होगा। अब इसमें समझने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई फायदा अदर देन इकोनॉमिक फायदा हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि इस साल की जो दोबारा दर्जाबंदी पासपोर्ट की आई है उसमें पाकिस्तान बदतदरीज नीचे की नंबरों के ऊपर। अब एक आम बंदे के जहन में, एक आम बंदे के दिमाग में ये सवाल आएगा, ये दर्जाबंदी किन चीजों पे मुनहसर है, किस बुनियाद के ऊपर बनती है। अब आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि मुल्क के अंदर टेररिज्म है, हमारे लोग पूरे दूसरे मुल्कों में जाकर स्लेप हो जाते हैं, ये सारे के सारी वो चीजें हैं जिनका आपको शायद पता हो और आप शायद इससे डिटर्मिन करें कि यार शायद पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है वो इन चीजों पे मुनहसर है। लेकिन द फैक्ट इज कि इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं जो इस दर्जाबंदी पे अपना एक रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप प्रिंसिपल्स के मुताबिक देयर आर 3 प्रिंसिपल्स जिससे ये दर्जाबंदी डिटर्मिन की जाती है। नंबर 1, ये दर्जाबंदी डिटर्मिन की जाती है कि आपको कितने ममालिक जो है ऑन अराइवल वीजा देते हैं, या ई वीजा इशू करते हैं, या विजिट वीजा इशू करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे, या विजिट वीजा के अलावा इसके अंदर आपके लिए कितने फ्री वीजाज हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे होते हैं जिनके पासपोर्ट को पकड़ के, जिसको भी हम इस वीडियो में फर्दर डिटेल में आपको बताएंगे कि आप अगर आपका उस मुल्क का पासपोर्ट आपके हाथ में है तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत बिल्कुल कतई तौर पर है ही नहीं। तो ये 3 चीजें एक नंबर पे। दूसरा, फिर आपका वीजा का जो ई वीजा वर्सेस वीजा ऑन अराइवल जो है इसको कंपेयर किया जाता है। तीसरी चीज है ह्यूमन इंडेक्स, कि आपके मुल्क के अंदर दुनिया लोग कितने खुशहाल हैं, इनकी पावर पैरिटी क्या है, आपका ग्रॉस नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहां पे लाई करता है, आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ये 3 चीजें जब मिलती हैं तो इसके बाद आपकी मुल्क की जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग है वो डिटर्मिन की जाती है। और द फैक्ट रिमेन्स कि जब ये दुनिया में आपकी ग्लोबल रैंकिंग आती है तो या तो आपका सीना चौड़ा होता है या आपका सर शर्म से झुकता है। तो इस मौजू पे फर्दर डिटेल में बात करने के लिए हमने आज दावत दी है हमारे सीनियर एनालिस्ट तालिब फरीदी साहब को। तालिब फरीदी साहब हमारी जो सिविल एविएशन की रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो तालिब साहब, बताइएगा ये पासपोर्ट रैंकिंग के हवाले से जो मजीद हमारे इस महीने के मेरा 7 तारीख को दर्जाबंदी आई है उसमें पाकिस्तान बदतरीज नीचे वाले नंबरों पे है, तो क्या वजह है कि दुनिया के अंदर हमारे इतने अच्छे ऑप्टिक्स आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम बगलगीर होकर पिक्चर खिंचवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर नीचे का नीचे है, तो क्या वजूहत है इसकी? सर देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो अब आया है ना, तो सर डोनाल्ड ट्रंप एक फैक्टर नहीं है कि जी उसको उसकी वजह से हम जो है एकदम जंप लगाएंगे, वो हाई जंप करेंगे और हम जो है वो 100 में 109वें नंबर से जो है 85वें नंबर पे या 50वें नंबर पे चले जाएंगे। जो आपने शुरू में बात की कि मुल्क के माशी हालात एंड लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तालीम है, तमाम शोबों को जो है ना मैयर किया जाता है। और अब बदकिस्मती से आप देख लें गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान हम कहाँ खड़े हैं ना, यानी कि हमारी हालत ये है कि स्टूडेंट वीज़े हमारी इस वक्त दर्जाबंदी क्या है, हम डिटेल देंगे। इस वक्त हमारी दर्जाबंदी क्या है? हमसे नीचे जो है शाम, लीबिया, इराक और यमन है। यमन और हम बराबर, नाइजीरिया सब ऊपर, कांगो, अफ्रीका, सारे ऊपर चले गए। ठीक है। क्या, अच्छा मुझे इसमें एक और चीज बताइएगा, 2020 में हम तकरीबन 62वें नंबर पे थे, मतलब 60वें नंबर पे थे। इस वक्त जो है हम 93 नंबर के ऊपर हैं। इस वक्त 2025 की दर्जाबंदी निकली है, तो ये 2020 और 2025 के दरमियान ऐसी क्या चीजें हुई कि हमारी दर्जाबंदी इतनी गिर गई? सर मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है ना वो देखी जाती है। अच्छा, यानी कि आपके कितने लोग बाहर गए विजिट वीजे पे वापस आ गए। हालात यहाँ पे ये हैं कि लोग हज पे जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उम्रा ज़ायरीन गए हैं, वो गायब हो गए। ज़ियारतों पे गए, वो गायब हो गए। तालिब इल्म गए, पढ़ने के लिए गए, उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, उन्होंने वहाँ पे साइलम क्लेम कर लिया, नहीं गए। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो मद्देनज़र रख के देखे जाते हैं। अब 227 डेस्टिनेशन है, जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ 31 ऐसी जगह हैं, ऐसे ममालिक हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं। कोई ऐसा मुल्क भी है जहां मैं और आप भी जाना चाहेंगे वीजा ऑन अराइवल का? एक तो शर्म अल शेख डेस्टिनेशन है ना इजिप्ट के अंदर, वो तो चलो समझ आती है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी डेस्टिनेशन है जहां हम जा सकते हो? जी बिल्कुल जी, मालदीव वगैरह भी जा सकते हैं आप। और हमें यहाँ वीजा ऑन अराइवल मिलता है? हाँ जी, मिल जाता है। वो अभी थोड़े से हालात बेहतर हैं और हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैं एक बात बताऊँ, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना हमारी डिप्लोमेट का, यानी कि जो हमारे सफारत खाने में जो प्रेस अताशी हैं या कमर्शियल अताशी हैं, ये जो भी जिस जॉब पे बैठा हुआ है ना, ये उसका है। हालात यहाँ पे ये हैं कि अगर इन ममालिक में, यूरोप समेत मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी आती ना, अगर 50,000 जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आई है तो हम मुश्किल से 10,000 भेजते हैं। हमारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। और दूसरे ममालिक का अगर देखें, हम साथ भारत को ले लेते हैं, भारत और बांग्लादेश को ले लेते हैं, श्रीलंका को ले लेते हैं, इनसे कंपेयर करते हैं।
अगर उनके पास 10,000 एम्प्लॉयमेंट आई है तो वो कोशिश करते हैं कि 20,000 पे पहुंच जाए, और हम क्या करते हैं 50,000 आई है तो हम 10,000 भेजते हैं। हमारी ये कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती। यानी कि पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट बाज़ दफ़ा हमारे लिए, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, जो हम दोस्त पिछले दिनों आए थे, कहते हैं मैं ट्रैवल करता रहा था, अब मैं जब जैसे ही पासपोर्ट यूरोप के मुल्क में गया हूँ, जैसे ही दिखाया उसने मेरी साइड लाइन पर करा दिया, हालांकि मैं रेगुलर फ्लायर हूँ। मुसलमान मुल्क यूएई के अंदर अगर आप UAE पाकिस्तानी दुबई ने पासपोर्ट है बैन तो किया आपका हुआ। ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए और है सर जी, और बाहर दुबई, के और आपको ममालिक के लिए बताऊं, और है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब और यूएई के अंदर, दुबई के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जेलों में हैं, जो मुख्तलिफ विजिट वीज़े पे और किसी भी तरीके से। इसकी को हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि किस बुनियाद पे, या ओवरस्टे कर लिया या नहीं, कोई वो illegal वहाँ पे activity में involved थे? जाके फॉर एग्जांपल ज़ियारतों पे गए, विजिट वीज़े पे गए और जाके स्टे कर लिया, और गैर कानूनी उसमें हो गए, Overstay वहाँ कर पे लिया जाके अपना, आपने भीख मांगनी शुरू कर दी। ठीक है, देखे ना, भीख मांगनी शुरू कर ली, और अब आपको ये हालात ये हैं कि जो पाबंदी इतनी लेकिन पाकिस्तान हमने गवर्नमेंट अपनी पिछली वीडियो में तो इस बात को कवर किया कि हमारी हुकूमत ने वो लोग जिस पे उनको डाउट है, बावजूद वीजे के, बावजूद सारे डॉक्यूमेंट्स के, वो उनको रोक लेती है एयरपोर्ट के ऊपर। हाँ जी, तो क्या अब ये दर्जाबंदी से बेहतर होने के कोई इम्कानात हैं? नहीं, कोई इम्कान नहीं। तो फिर क्या ऐसा देखें, हुकूमत जब तक करेगी? आप देखें, सब खाली दर्जाबंदी इससे नहीं देखनी कि आपने, आपकी मुल्क की माशी हालत भी देखनी पड़ती ना। आपके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप विजिट वीजे पे जाएंगे। पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा बंदे जो हैं वो बाहर चले गए हैं 3 सालों के दौरान, लास्ट हमने दिया था। इससे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, तो वो मालिक ने कुछ ने तो स्किल्ड लेबर को बुलाया है, जिसमें डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सारे तो जा रहे हैं। लेकिन एक आम बंदा अगर थोड़ा बहुत खुशहाल है और वो चाहता है कि मैं किसी मुल्क में चला जाऊं, तो अब उसको नहीं। इवन कि टर्की ने बहुत खुले दिल के साथ हमें मिलता था, टर्की से कनेक्टिंग फ्लाइट यूरोप के लिए भी जारी जब पाकिस्तान में बैन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद टर्की ने भी बहुत ज़्यादा जो है सख्ती कर दी, क्योंकि लोग टर्की जाते थे, उसके बाद यूरोप के लिए ट्राई करते थे। तो जब आपके पासपोर्ट पे पकड़ा जाता है ना, आपको पता चलता है कि इतने डिपोर्टी हुए हैं, इतने जो है इसमें कानून की खिलाफ वर्जी में पकड़े गए हैं, तो वो फिर आपके ऊपर वो जो है ना मार्कर से ब्लैक करते रहते हैं, और वो आपको फिर कंसीडर नहीं करते। वो फिर उन लोगों को कंसीडर करना चाहते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, या टेक्निकल एक्सपर्ट है, कोई भी शोबे का टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो यूरोप वाले भी, हालांकि ट्रंप ने बड़ी पाबंदी लगा दी है, लेकिन आज भी चाहे वो स्पेस का से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टरेट का हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे अकाउंटेंट हो, यानी कि ऐसी फील्ड का बंदा जो उनकी ज़रूरत है वो उसको फौरी तौर पे मुझे पासपोर्ट और पासपोर्ट की दर्जाबंदी से एक और सप्लीमेंट्री सवाल ज़हन में आया है कि क्या वजह बनी है। मोहसिन नकवी साहब जब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बने तो इन्होंने पासपोर्ट की वो जो एक सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम थी उसको भी एड्रेस नहीं किया। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी कि पासपोर्ट रुके हुए हैं, 4-4 महीने लोगों के पासपोर्ट नहीं आ रहे, अब सिफारिशें बड़ी बड़ी लड़ रही हैं फिर भी। तो क्या ये लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एक रोकने का कोई सिस्टम था? रोकने का भी सिस्टम था। दूसरा ये है कि आज भी हम जर्मनी से, फ्रांस से जो है ना इंक और पेपर मंगाते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये क्यों बन सकता है? ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी है, आप उनको ऑन बोर्ड ही नहीं देते। अभी तक पासपोर्ट अथॉरिटी का बिल जो है, यानी कि पासपोर्ट को अथॉरिटी महकमा को अथॉरिटी बनाने के लिए बिल जो है पिछले 5-6 सालों से पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, उसकी अप्रूवल ही नहीं हो रही है। अच्छा, क्यों? सबसे ज्यादा कमा के देने वाला अदारा है। नहीं, लेकिन जब लोग अपने अर्जेंट पासपोर्ट के लिए 5-8, 10 हज़ार रुपए जमा करवाते हैं, फीसेस भी इन्होंने रिवाइज कर दी हैं अपवर्ड्स, तो फिर क्या वजह है लोगों को? यार मेरी बात सुनिए, अर्जेंट फीस वाले को आप पासपोर्ट 2 दिन में दे रहे हैं, 4 दिन में दे रहे हैं, नॉर्मल फीस वाले का क्या कसूर है? नहीं, ये तो अब दे रहे हैं ना, जब उन दोनों में फंसा हुआ था पासपोर्ट तब अर्जेंट वाला भी 15-15 नहीं, वो अर्जेंट वाले को जो था ना, उन्होंने एक और कैटेगरी कर दी थी, फास्ट ट्रैक। आपने कमाई की है उस दौरान। आप ये देखें ना कि बिलियंस रुपीज आपने कमाए। यार पाकिस्तान प्रिंटिंग जो प्रेस है वो वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे प्रेस हैं, आप मुख्तलिफ लोगों को जो है ना आउटसोर्स करें, वो आपको इंक भी देंगे, आपको पेपर भी देंगे। देखें, जर्मनी से आप गए हैं, लेके आए हैं इंक, और फ्रांस से आप वो पेपर लेके आए हैं, तो क्या हुआ? अरबों रुपए। अच्छा, फिर क्या है कि आपने को पता है कि पाकिस्तान में इतने पासपोर्ट बन रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना मटेरियल रखें ना। आपने क्या किया, 1 साल के लिए आपने जो है रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब 1 साल के बाद जो है वो सूरत हाल बदली, जैसी हालात खराब हुए, हर एक ने कहा मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ सेटल, चाहे वो तालिब इल्म था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो सनतकार था, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता था, उसने फौरी तौर पे अप्लाई किया, अब वो मुल्क से बाहर चला गया, रश बढ़ गया, पेंडेंसी आ गई,
7.5 लाख पासपोर्ट ऑन होल्ड हो गया था। उनको तकरीबन साल इंतजार करने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो मिल रहे हैं ना। पासपोर्ट जाएगा, बनवाएगा और आराम से हाँ, उसको मिल रहे हैं। अब तो ई पासपोर्ट भी बनना शुरू हो गया ना। पासपोर्ट की दर्जाबंदी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने ई पासपोर्ट और ई वीजा के सिस्टम, ई पासपोर्ट से मुराद क्या आपको फिजिकल पासपोर्ट की जरूरत नहीं है? उसमें फीचर ऐसे हैं कि जिसको आप आगे वाले दौर में जितने भी मालिक हैं वो ई पासपोर्ट पे जा रहे हैं, वो स्कैनिंग होगी उसमें, जिस तरह हमारा ATM लाइक होता है ना, सिम लगी होती है, उसके अंदर वो सारा फीचर है कि जस्ट उनको है वो स्कैनिंग होगी और वो जो है निकल जाएंगे। ये भी एक दर्जाबंदी में बेहतरी के लिए एक चांस है, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। आपको ये भी देखा जाता है ना कि पासपोर्ट 2 नंबर बन रहे हैं भाई, 2 नंबर पासपोर्ट तो अमेरिका के अंदर भी ये बताने सर, अमेरिका के भी बनते हैं, पूरे यूरोप के भी बन रहे हैं सर, बनते हैं। लेकिन इस चीज को 2 नंबर पाकिस्तानी का पासपोर्ट को कौन बनवाएगा? बिल्कुल ठीक है। मैं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे पास एक और भी बड़ा अहम मौजूद है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, इस सब्जेक्ट को रैप अप करते हुए मैं आपसे फिर पूछूंगा, हमारी अमेरिका से दोस्ती, आपका ख्याल है अब हमारी दर्जाबंदी ऊपर करने पे कोई नहीं, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, उस पे इम्पैक्ट उसी सूरत में आएगा जब आपके ना सिर्फ मुल्की हालात, माशी हालात ठीक हो। तो लेकिन अमेरिका से दोस्ती का मतलब ये डॉलर से दोस्ती? डॉलर से दोस्ती है, वो डॉलर तो पता नहीं कितने अरसे से आ रहे हैं, वो कहाँ है? ये बात भी ठीक है। अरबों डॉलर अभी भी जो ये गए ना पाकिस्तानी, ये भेजने तो आपका मुल्क चल रहा सर। 40 अरब डॉलर अब ये फोरकास्ट करके बैठे हैं कि अगले महीने जो है हम इस साल 42 अरब डॉलर हमारे पास, यानी कि हर साल हर महीने जो है 2-3 महीने के बाद आपको। लेकिन अब तो इस महीने गालबन ट्रेड डेफिसिट का भी कोई इशू आया है। जी बिल्कुल, देखे ना, बात ये है कि सर किसका दिल नहीं चाहता कि उसके मुल्क का पासपोर्ट। मैं बता रहा हूँ, हमारे जो सफारती, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में उसने सफारी को कहा था, बुलाया था और डांटा था, उसने कहा था कि जी आप जो पाकिस्तानी जिस भी दुनिया के मुल्क में है उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आप उसको एड्रेस करें, लेकिन वो तो एड्रेस भी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। वो टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और चूंकि ये हमारे जो भाई हैं, हमारे सीनियर एनालिस्ट जो हैं, इनका ताल्लुक जो है ये एविएशन को कवर करते हैं, एयरपोर्ट्स को कवर करते हैं। तो इसके अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर एक और मसला, वो पाकिस्तान हो या किसी और मुल्क का एयरपोर्ट हो, वो एक और बड़ा गंभीर मसला, जब आप जहाज से लैंड करते हैं, वो एक्साइटमेंट एक बार लैंड करने ही खत्म हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है जहाज खैर खैर से उतर गया। क्योंकि जब भी आपको टर्बुलेंस हर जहाज में जरूर आती है तो बंदा यही सोचता है कि मैं किसी और नेशनल ज्योग्राफिक्स की एयरप्लेन क्रैश वीडियो की कोई जीनत ना बन जाऊं। तो जब आपकी जहाज लैंड करता है तो उसके बाद जो सबसे पहले परेशानी होती है वो आपके लगेज की होती है। अब लगेज जो है वो कुछ लोगों का तो किस्मत अच्छी होती है, फौरन आ जाता है, कुछ लोगों का थोड़ी देर से आता है जिसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये इंतहाई कोफ का टाइम होता है। और फिर इनमें से बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स भी हैं, अनलकी वंस, जिनको अपना लगेज नहीं मिलता। कुछ को कुछ अरसे बाद, हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मिल जाता है, और कुछ बिल्कुल ही इससे महरूम होकर रह जाते हैं। तो अब जानना यह है कि ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे पैसेंजर्स जो कि ट्रैवल करते हैं और जिनको लगेज के ऊपर कोई मुश्किल आती है, और जो एयरपोर्ट्स जो हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो अपना लगेज जो है वो घुमा देती हैं, उसका क्या पेनल्टी है? और अगर किसी का लगेज गुम जाए तो वो उसको रिट्रीव करने के लिए उसके पास हल क्या मौजूद है? और अगर उसके साथ एयरलाइंस कोऑपरेट ना करे तब वो क्या करे? मतलब ये सारे मसाइल जो कि एक आम पैसेंजर को एयरपोर्ट पे फेस करने पड़ सकते हैं, उसके लिए फिर हम अपने एनालिस्ट को दोबारा पूछते हैं कि इस हवाले से बताइएगा कि एक ऐसा पैसेंजर जो अब इंतजार कर रहा है कन्वेयर बेल्ट पे अपना सामान के आने का, अब उसका सामान नहीं आ रहा, क्या करे? सर, मैं लाहौर एयरपोर्ट की बात करूंगा। लाहौर एयरपोर्ट से डेली 25,000 तकरीबन मुसाफिर सफ़र करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है ना। 40 से 50 के करीब, और 52 भी हो जाती हैं, 55 भी जो है फ्लाइट हो जाती हैं। लेकिन 2 कन्वेयर बेल्ट हैं, यानी कि पैसेंजर की अगर 4-5 फ्लाइटें आ गई, 400-500 मुसाफिर आ गया, तो कन्वेयर बेल्ट जो है वो सिर्फ 2 हैं जिस पे सामान आना है ना। यानी कि वो कहते हैं कि जैसे ही इंजन जहाज़ का स्विच ऑफ हुआ, उसके 20 मिनट के अंदर अंदर सामान जो है वो उस पर होना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट होना, कन्वेयर बेल्ट हो। आज जो नहीं होता, अब अगर 4 जहाज लैंड कर गए हैं, अब फिर क्या होगा? तो वो यही होता ना, वो क्यू में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिविल एविएशन जो है ना, उसको चाहिए था कि वो फैसिलिटीज करते, कन्वेयर बेल्ट में इजाफा करते। यहाँ पे तो काउंटर में जो है ना जहाज, नया ये जो लाहौर के एयरपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, क्या एयरपोर्ट बनाए? यहाँ पे तो 4 जहाज इकट्ठे लैंड कर जाए तो पार्किंग के ऊपर जो गाड़ियों का वो है, जहाँ पे टोकन मिलता है, वहां पे तकरीबन आधा मील लंबी लाइन लग जाती है। तो क्या ये क्या एयरपोर्ट बनाया? मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई भी काम प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, ख्वाहिशात पे हुआ है। ठीक है, कि किसी भी वजीर आजम ने, किसी सदर ने कहा कि इसकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, आपने उस पर तवज्जो दी। आपने यही देखा कि जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर आएगा
उसको क्या फैसिलिटीज देनी है। चले मैं कमिंग बैक टू इस पे, तो इंशाल्लाह हम किसी दिन तफसीलन दोबारा एक वीडियो करेंगे कि ये हमारे पासपोर्ट, ये जो हमारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बन रहे हैं, ये किस बुनियाद के ऊपर, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल पैरामीटर्स क्या है। लेकिन दोबारा आते हैं ऐसे पैसेंजर अब जिसका सामान गुम गया, वो क्या करे। अब सामान 20 मिनट बाद भी नहीं आया, फिर सर वो जो सिविल एविएशन का इदारा है ना, वो तमाम एयरलाइन को मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है। अगर तो उससे टाइम बार होता रहता है तो वो 5,000 से लेके 1 लाख तक जुर्माना करती है। अच्छा, ये वही सिविल एविएशन का इदारा है जो इनको मॉनिटर करता है कि अपना हाँ। जहाज उन्होंने टाइम पे चलाना है। हाँ। लोगों की 8-8 बार तो फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं, तो इन जो लोग उसको मॉनिटर नहीं कर पाते, वो सामान को क्या मॉनिटर करेंगे। नहीं वो करते हैं, वो अच्छा। जहाँ से पैसा आना हो ना, जहाँ से पैसे हाँ। आमदनी हो तो उसको सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, याद रखें। वैसे अभी रिसेंटली सरीन एयर्स का वाकया हुआ है, सरीन का देखा ना, हाँ। सरीन एयर को उन्होंने बैन कर दिया, उसका सस्पेंड किया हुआ लाइसेंस। वो किस बुनियाद पे, वो भी क्योंकि हम चलते थे सरीन एयरलाइन का भी होता कि वो सऊदी अरब में उसकी प्रवास गई थी और उनका त्यारा बर्ड हिट हो गया था, तो वो 4 दिन से पैसेंजर थे वहीं पे थे, उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, ना उनको होटल में गया गया, ना उनको दूसरे तैयारी क्योंकि उनके पास त्यारे भी 4 थे। तो इसलिए फिर उनको एक वार्निंग पहले भी इशू की गई थी। जब वो वार्निंग के मुताबिक भी उन्होंने SOP को फॉलो नहीं किया तो उन्होंने उनका लाइसेंस जो है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए ताकि पैसेंजर को फैसिलिटेट करे। पैसेंजर लाखों रुपए दे के जाता है। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी का लगेज जो है वो अगर गुम हो जाए तो एयरलाइन बॉन्ड है 21 दिन के अंदर अंदर उसको तलाश करके दे। अगर नहीं देगी मतलब तो कट ऑफ डेट 21 दिन है, 21 दिन तक आपको लगेज ढूंढ के देना है, और अगर अब ना दे तो क्या पेनल्टी है। फिर अगर गुम होने की सूरत में $20 पर केजी, लोकल इंटरनेशनल, नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए $20, चाहे वो दुबई से आ रहा हो या हॉनोलुलु से आ रहा हो, ठीक होगा। वो है। और इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक है, इनके नेशनल है, उसके ऊपर जो है वो 300 से लेके 500 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको वो पे करेंगे। अच्छा, 21 दिन बाद, 21 दिन तक। और ये इंश्योर करेगी सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल नहीं एयरलाइन, ठीक है। सिविल एविएशन को दरखास्त देते हैं तो सिविल एविएशन से उसको पुशअप करती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी मेरे ख्याल अभी रिसेंटली भी एक वाकया हुआ कि सऊदी अरब उम्रा की फ्लाइट उम्रा के पैसेंजर्स को लेकर वापस आ रही थी, पाकिस्तान आके पता लगा 20 या 25 पैसेंजर्स का सामान लाने के लिए भूल गए। क्या ये भूलते क्यों है, क्या वजह है उसमें? ये होता है कि लगेज जो है ना, वो फॉर एग्जांपल कुछ नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें कैप्टन जब वो जहाज में सवार होता है तो वो देखता है कि इतना लोड है, पे लोड से तो कहते हैं। मतलब अगर मैं ये समझूं कि कैप्टन ही ने डिसीजन लेता है, जान के छोड़ते हैं? नहीं वो देखते हैं कि कौन, देखें असूल जो है ना, पहले पैसेंजर को कैरी करना है, लगेज को कैरी करना नहीं। लेकिन बात यह है कि जब आप एक पैसेंजर को के साथ 30 kg का परमिशन देते हैं और वही आपने अपना कोटा पूरा करना है, क्योंकि वो जो काउंटर पे खातून आपको लगेज दे रही है उसके पास सारे स्टैट्स आ रहे होंगे ना कि अभी तक हम जो इतने केजी का लगेज बुक कर चुके हैं और इतना हमारा पैसेंजर वेट हो गया, इतना हमारा लगेज वेट हो गया। तो ये भी होता है ना कि वो कुछ और उसने एयरक्राफ्ट पायलट ने कह दिया कि जी मैं इतने लोड के साथ नहीं मैं ट्रैवल करूंगा, आप इसको थोड़ा कम करें। एक तो ये रीजन होती है। कुछ रीजन ये होती है कि कुछ लोगों के टैग जो हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, जिनके टैग मिसप्लेस होते हैं। उमरा के वापस आने वाले लोग थे, इनके 20 के टैग मिसप्लेस हो गए। सर हो जाता है ना। वहाँ पे देखें सब पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन नहीं आ रहे होते उस एयरपोर्ट पे, जद्दा से मुख्तलिफ चल रही होती है, उनके कन्वेयर बेल्ट पे तो वो चल रहा होता है ना। इसका मतलब है अगर आपको 21 दिन तक ना मिले, आपका लगेज ना मिले, तो यू आर वेल विद इन योर राइट्स कि आप ये जी बिल्कुल क्लेम करें पैसा। अब तो ये हो गया कि आपको एयरपोर्ट भी जाना नहीं पड़ता। सिविल एविएशन ने इस पर नोटिस किया और काफ़ी एयरलाइन को जुर्माने भी किए, तो अब ये होने लग गया है कि उन्होंने आपको ऑनलाइन कर दिया। अगर आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट आ गई है और एक दफ़ा आप चले गए और आपने वो दे दिया तो आपको वो होम डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। उसकी तमाम पेमेंट जो है ना वो एयरलाइन बियर और ये कब से शुरू किया है लोगों ने? ये 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा, मतलब अगर अज्यूम कर ले मेरा लगेज गुम गया, मैं कहीं से भी लोकल इंटरनेशनल फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ और उनको 8वें 9वें दिन मेरा लगेज मिल गया, तो विल दे इन्फॉर्म मी ऑन फोन, किस तरह बताया जाएगा? वो आपको, आपने जो कंप्लेंट की होगा, जो नंबर दिया होगा उस पे वो आपको, मुझे टेक्स्ट आ जाएगा कि आपका लगेज प्लेस हो गया, आपको कॉल आ जाएगी। विल दे आस्क मी कि मैं इसको पूछेंगे कि आप एयरपोर्ट से घर भेजेंगे? वो कहे, अगर आप कहते हैं कि मैं इजीली ले सकता हूँ तो वो कहेंगे नहीं, आप, मैं कहेंगे नहीं मैं नहीं आ सकता एयरपोर्ट में, हम शेखुपुरा हूँ या कहीं फैसलाबाद हूँ, किसी को बहुत सारे ट्रैवल जो लाहौर से करने वाले दूसरे शहरों के भी होते हैं, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, उन्होंने कैरियर जो है। अच्छा, साथ ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं यार मैंने तो अपना महंगा सामान रखा था बैग के अंदर, ये होता है। कुछ लोग जब देखते हैं कि क्लेम, देखे इसमें मैं सीधी सी बात किसी की फेवर नहीं कर रहा, हमारे कुछ पैसेंजर होते हैं वो जब देखते हैं क्लेम मिलने लगा है तो वो चीजें भी उसमें ऐड कर देते हैं जो होती नहीं। लेकिन आपने कहा लोकल फ्लाइट का 300 से 500, हाँ जी। अब आप मुझे बताएं लंदन से कपड़े लेकर डाले उसे 300 से 500 पे? सर उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, क्या करें ना। अब बात हुई यार, अब जहाज पे बंदा ट्रैवल करने वाला 300, एक शर्ट जो है इसका क्या वेट होगा? आप 2 शर्टें डाल लें तो 2 शर्टें आपकी 5 से 8 हज़ार की शर्ट है। अगर आप इवन नॉन ब्रांडेड या मीडियम ब्रांड पे भी जाएंगे तो 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार की शर्ट तो वहां से मिलती है। इस पे कौन से दुनिया से कपड़े 500 रुपए मेरी सिविल एविएशन अथॉरिटी, वैसे कभी आपने उनसे पूछा यार 300 से 500 kg का सामान हमें दे दो आप? सर सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की, उन्होंने कहा ये
कंप्लेंट हमारे पास आ रही हैं, हमने इसको एजेंडे में रखा हुआ है, इसके ऊपर रेट्स रिवाइज करें। हाँ, इसके ऊपर रेट रिवाइज करें और करें, क्योंकि ये एयरलाइंस हमारे पास कोई ऐसा स्टार्ट है कि दुनिया में और कहाँ पे कितने कितने पैसे देते हैं? ये तकरीबन सेम ही है। अच्छा, ये तकरीबन बहुत होगा तो आप यूरोप वगैरह में ले लें, वहाँ पे कुछ लोग अपनी इंश्योरेंस करा लेते हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस चलती है। हमारे भी बैग की कोई इंश्योरेंस है? नहीं अच्छा, पाकिस्तान मतलब अगर आपका बैग है, आपको लगता है बहुत कीमती सामान है, मेरे जूते हैं, जूते ही 50,000 के हैं, मैं जूते लगेज में तो नहीं डाल सकता। अपने पर्सनली आपको पता है स्नीकर्स बहुत महंगे होते हैं। आप पर्सनली कराना चाहें तो करा लें, लेकिन कोई ये मुमकिन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अभी तो कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस अच्छा, मुझे आते थे बिल्कुल आखिरी सवाल टू सम इट ऑल अप, कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी हैं जिनका क्लेम लेकर गए और अभी तक एयरलाइंस ने या मतलब उनका मामला थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि एयरलाइंस ने करना है और करवाना चाहिए इन्हें। देखें जी, एयरलाइन ने एक इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2 लोकल हैं जिनको तकरीबन उन्होंने 20-20 लाख पे किया, 50-50 लाख पे किया लगेज गुम होने का। ठीक है, उसमें क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि हमारी ये चीजें हैं और उसमें ये चीजें हैं और थी, वो रेगुलर फ्लाइट थे। तो नहीं, वो तो कार्गो का होगा ना, नहीं, आप ज्यादा कनाडा से एक फैमिली की फ्लाइट आ रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि लगेज बुक होते हुए उन्होंने इन्फॉर्म किया था, तो कुछ उन्होंने हैंड कैरी कर लिया था जिसमें घड़ियां थी, लेकिन हर चीज तो हैंड कैरी नहीं की। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, केसेस हुए हैं कोर्ट में? केसेस हुए हैं। हाँ। अच्छा, केसेस कोर्ट में हुए हैं। हाँ। हियरिंग जब होती है तो साल लग जाता है। 1-2 केस हुए हैं हाई कोर्ट में मुख्तलिफ एयरलाइनों के खिलाफ। ठीक है, साल हो गया क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसेंजर के पास इतना पैसा नहीं है, ना टाइम है। उन्होंने अच्छा वकील किया, आ गया। दूसरा, हमारा 2000 कैरिज जो ऑर्डिनेंस है वो 2012 के बाद अमेंडमेंट ही नहीं हुआ, यानी कि जो हम चार्ज कर रहे हैं ना वो साल 2012 के लॉ के हिसाब से कर रहे हैं, 2025 खत्म होने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। तो उसमें काफी अमेंडमेंट आ रही है, एविएशन की डायमेंशन चेंज हो रही है, एयरक्राफ्ट की डायमेंशन चेंज हो रही है ना, बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे सहूलत जो है वो होना शुरू हो गई है। तो उसको सामने रखते हुए एविएशन अथॉरिटी ने प्लान किया है इन फ्यूचर वो इसमें चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन बात फिर मैं कहता हूँ कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर आपका सामान बर वक्त नहीं मिल रहा है, आपने फ्लाइट वक्त पे पहुंच गई है, आपकी कन्वेयर बेल्ट पे सामान ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर लूँगा? इसकी कोई कंपनसेशन नहीं, कोई रेमेडी नहीं है इसकी। आपने पहुंचना था, आपने जल्दी जाना था, किसी ने शादी में जाना था, किसी की फौतगी हो गई थी, किसी ने कहीं और अर्जेंट उसकी मीटिंग थी, या किसी का कोई ऑपरेशन था, उसने ब्लड देना था। ये भी केस सामने आया है। अच्छा, कि वो गया हुआ था बाहर, उसको इसलिए कॉल की गई, यार आपका ब्लड मैच कर रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव। वो आ गया, 2 दिन पहले आना था, वो बाद में आना था, 2 दिन पहले आ गया, लेकिन फ्लाइट पहुंच गई, लेकिन उसका लगेज नहीं आ रहा है, तो खून तो आ गया ना बंदे के अंदर। हाँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, देखिए अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यार लाहौर का, 2 कन्वेयर बेल्ट है, पार्किंग के लिए जहाज 7 दिन। हमारे एयरपोर्ट की भी कोई दर्जाबंदी होती है? एयरपोर्ट की दर्जाबंदी होती है, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। चलो सुभान अल्लाह। यानी कि हमारे पैरिटी तो नहीं है ना सर, बहुत सारे ममालिक के रेलवे स्टेशन हमारे एयरपोर्ट से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ चूंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल ये 2 अहम चीज़ें थी जो आपके सामने लाना ज़रूरी था। और मेरे ख्याल इसके साथ हमें सबको एक पैगाम भी मिलता है कि अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें लंडे के कपड़े में डालें, क्योंकि अगर आपका बैग गुम गया तो जो रेट मिलेगा उससे आप सिर्फ लंडे के कपड़े ले सकते हैं, वरना अपने सामान की खुद हिफाजत करें। और कोई कीमती चीज़ जिसमें आपका लैपटॉप है, ज्वेलरी है, मोबाइल है, इवन चार्जर्स, क्योंकि अगर आजकल तो चार्जर्स भी महंगे हैं, ये सारी चीज़ें आप जो हैंड कैरी है उसमें रखें और अपने बैगेज, मेन लगेज के अंदर ना रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे रमीज़ अहमद खान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।